नमस्कार साथियों। अभी रानीगंज के आरआर पैलेस में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में अभी देख रहे हैं हम पार्टी से यानी एनडीए गठबंधन से रामप्रीत जी हैं। हमारे साथ जन सुराज से भवानी सिंह हैं और आरजेडी से श्री मोहन यादव जी हैं। आज बातचीत करेंगे। इमामगंज जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे तीनों पार्टी से कैंडिडेट हैं और भी निर्दलीय भी खड़े हैं, लेकिन मेजॉरिटी में यही 3 लोग आते हैं जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर चल रहे हैं। अब इन्हीं लोग से जाने कि आखिर कौन 1 नंबर पे और किसको सपोर्ट मिलेगा जनता के द्वारा और कौन विधानसभा तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हॉट सीट बन चुकी है इमामगंज, क्योंकि जीतन राम मांझी जी की बहू रानी दीपा मांझी जी यहाँ से खड़े हैं, आरजेडी से रोशन मांझी जी खड़े हैं और जन सुराज से जितेंद्र जी खड़े हैं। तो सबसे पहले जो आपसे हम पूछेंगे, रामप्रीत जी सवाल पूछेंगे कि आपके ऊपर एक आरोप हमेशा से लगता आ रहा है इस चुनाव में कि आप लोग परिवारवाद पे खूब बोलते थे पहले, और अचानक से आप ही लोग परिवारवाद कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? परिवारवाद ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रतिष्ठा लगा है वो जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का। परिवारवाद तो लालू यादव भी कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि आपका बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। इसमें परिवारवाद कहाँ से आ गई? आरोप लगा रहे थे, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। चुनाव हम भी लड़े थे, हम भी टिकट धारे थे, हम भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सिचुएशन, स्थिति ऐसा बना कि खुद लोकल उम्मीदवार का डिमांड था रानीगंज इमामगंज विधानसभा में, तो लोकल उम्मीदवार को आता है जो लोकल समस्याओं को देखता, लेकिन आपकी पार्टी अपनी बहू रानी को टिकट दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री, और अब उनकी बहू रानी यहाँ से विधायक बनने वाली है। आपके जैसे आप लोग के कार्यकर्ता कहते हैं कि इस बार हम पार्टी जीत रही है, उसके अनुसार दीपा मांझी जी विधायक बनने वाली है। तो परिवारवाद तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद अगर मान लिया अपने बेटे को देते, जीतन राम मांझी अगर आप बेटे को देते तो उसमें परिवारवाद कह सकते थे, लेकिन इसमें अगर दीपा मांझी लड़ रही है तो कार्यकर्ता के रूप में है और हम लोग के समर्थन से लड़ रही है। ऐसा तो बात नहीं है। चलिए 15 साल से 15 साल 20 साल कहिए, 15 साल इधर लगातार और 90 से 95 तक उदय नारायण चौधरी जी यहाँ से विधायक रहे, और आपको हरा करके मांझी जी यहाँ से विधायक बने, अब तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो आप रोशन मांझी को टिकट दिया। सबसे बड़ा चीज़, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि लोकसभा में वही हुआ, कोई बाहर से आया आप उसे टिकट दे दिए। अभी भी विधानसभा में वही हो रहा है, कोई बाहर से आया आप उसे टिकट दे दिए। आपके कार्यकर्ता दर्री उठाने में लगे हुए। क्या आपके पास आरजेडी के पास कोई लोकल उम्मीदवार नहीं था जो उनके पार्टी से था जिसे टिकट दिया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने मेरे जैसे एक मामूली आरजेडी का सदस्य को आपने डिबेट में भाग लेने के लिए आपने आमंत्रित किया। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, आप अगर डिबेट करवा रहे हैं तो आप एकदम सच्चे दिल से और एकदम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आप किसी भी सवाल को करें, जिनका जवाब लोग अपने अपने पार्टी, अपने अपने दल का भरपूर लोग दें। दूसरा बात है कि आपने कहा उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने 15 साल नहीं 20 साल इमामगंज के विधायक रहे, और जब जब उन्होंने गलत किया तब तब उनको जनता यहाँ के हराने का काम भी किया। वो चाहे मेरे दल से हों या किसी और दल से, क्योंकि वो 1990 में जनता दल से वो विधायक बने थे। 95 में विकास की बात करते थे, लेकिन विकास के साथ साथ वो लोगों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, जिसका कारण हुआ कि वो 95 में चुनाव हार गए। जब वो देखे 95 के बाद 2000 में कि अब मुझे यहाँ ठीक नहीं है, तो वो अपना दल बदल लिया और वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। और सन 2000 से 2015 तक वो जनता दल यूनाइटेड में ही विधायक रहे।
रही बात राजनीति की बात, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि ये लोग के ला करके उठा करके ला करके और चुनाव जिता दिया जाता है, क्या यहाँ के लोकल नहीं है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, लेकिन वो ला के नहीं, बल्कि जो व्यक्ति का हमारे ही दल में राजनीतिक शुरुआत हो, अगर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए कहीं चला जाता है और फिर पुनः वो चला आता है तो हमारा गैर नहीं होता। और ये सिर्फ मेरे ही दल में नहीं है, वो राजनीतिक सभी दल में है, इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में। व्यक्ति योग्य जो होता है वो सफल हो जाता है, वो किसी भी दल में जाता है। एक आरोप लगाए अभी हम पार्टी के प्रवक्ता आपके ऊपर, हाँ हाँ, लालू यादव भी परिवारवाद करते हैं। आरोप नहीं, तो आपका सवाल था जिस पर उन्होंने रिएक्ट करके बोला हाँ, तो लालू यादव भी करते ये आपने जब सवाल उसका किया, जवाब कैसे दें? आपने जो सवाल किया उसका इन्होंने पलटवार कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना है कि परिवारवाद की जहाँ सवाल उठता है, वो चाहे लालू यादव हों या हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों या हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हों या हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह अभी भारत के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी हों, ये सभी एक लाइन पर चल रहे हैं। ये अगर कि इस पर कोई कहता है कि फलना परिवार की बात करता है, तो इससे बड़ा बेईमानी और कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अब जन स्वराज के भवानी सिंह जी से बात करते हैं कि आपने दोनों को सुना, एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और सही मायने में लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी परिवारवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव भी परिवारवाद करते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने भी कहा कि हर एक नेता परिवारवाद करता है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज में और बेलागंज में और रामगढ़ में और तरारी में, पहला प्रयास है आपका। इस पे आप कैसे देखते हैं और कितना सीट पर आप अच्छे फाइट दे रहे हैं और कितना सीट लेकर के आइएगा? क्योंकि अभी उन लोग के सवालों में नहीं उलझाएंगे, आपसे राय जानना चाहेंगे, आपका राय कि आपकी पार्टी कितना सीट लेकर के आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और मैं एक बार, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं श्री मोहन भैया, और साथ ही साथ हमारे एक छोटे भाई रामप्रीत जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम पार्टी की तरफ से वो आज डिबेट कर रहे हैं। रामप्रीत भाई, परिवारवाद का मतलब जो है क्या होता है, कम से कम आपको इसको जान लेने की आवश्यकता है। आपने जो सबसे पहले जैसे ही आपसे पूछा गया परिवारवाद, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दीपा मांझी जी का कभी भी इमामगंज विधानसभा में इन 10 वर्षों में ऐसा कोई कार्य रहा है जिस कार्य को देखते हुए इमामगंज विधानसभा का उनको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था? आपने तुरंत कह दिया कि आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटे को कैसे बेलागंज में, तो सर कम से कम सुरेंद्र यादव के बेटे तो वहाँ जो है एक भूमिका के रूप में रहते थे, अपना समय, बहुमूल्य समय वो देते थे विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन क्या जीतन राम मांझी की बहू कभी जो है इमामगंज विधानसभा के किसी क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कभी राजनीतिक समय उन्होंने स्थापित की? कभी इमामगंज विधानसभा के किसी क्षेत्र में उनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक योगदान रहा क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। ये तो उठा करके, ठीक है, परिवारवाद जगता बाबू के बेटा के साथ हुआ, सुरेंद्र यादव के बेटा के साथ हुआ, सब है, लेकिन यहाँ परिवारवाद की भाषा दूसरी होती है। अगर जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना, तो उसमें कोई ये नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर जो नेता का बेटा नेता बन रहा है उसी क्षेत्र से, अगर जो वो व्यक्ति उस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य समय दे रहा है, तो अपने पिता की जगह को ले सकता है। लेकिन आपका जो है बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपके पुत्रवधू हो, कोई हो, उनका कोई राजनीतिक योगदान नहीं है उस क्षेत्र में, और ज़बरदस्ती ला करके बैठा दिया जाता है। परिवारवाद का मतलब ये होता है भाई जी, परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है। अगर जो सुरेंद्र यादव के बेटा वहाँ अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो उनका हक बनता है। अगर जो जीतन राम मांझी के बेटे
संतोष मांझी जी यहाँ से उम्मीदवार होते तो एक समय होता कि चलिए क्षेत्र में उनका आवागमन है, लोगों से मिलना जुलना है, ये अपना राजनीतिक भूमिका यहाँ वो निभा रहे हैं, तो वहाँ तक चल सकता था। लेकिन जितेंद्र राम मांझी के बहू को ला करके डायरेक्ट यहाँ बैठा देना, यह परिवारवाद कहलाता है। परिवारवाद की भाषा को समझने का सबसे पहले आप प्रयास कीजिए। एक आरोप लगता है लग रहा आपके ऊपर हाँ। कि आप लोग पैसा बांटने का काम, इनके नेता मंच से खड़े होकर के आपके आरोप लगाए थे कि प्रशांत किशोर जहाँ तहाँ कैंप लगा करके पैसा बांटने का भी काम कर रहे थे, 1-1 लाख रुपया। सर हमारे नेता तो ओपन चैलेंज किए, हमारे नेता ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया और कहा कि एक साक्ष्य दिखा दीजिए। अरे चुनाव आयोग है और जिस गठबंधन से हैं उनके पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे लोग इन्हीं के हाथ में हैं, सेंट्रल में खुद हैं, बिहार में खुद हैं, तो भाई ये तो जांच का विषय बनता है ना। और हमारे नेता तो कहे कि एक साक्ष्य अगर जो ये दिखा देते हैं, एक साक्ष्य ये प्रस्तुत कर देते हैं कि हाँ जन स्वराज के किसी भी साथी ने, किसी ने भी नेता ने कहीं पर ये दावा पेश किया हो कि आपको हम 1 लाख रुपया देंगे या कुछ करेंगे, तो तुरंत हम अपने कैंडिडेट, वो तो कहे थे हमारे नेता कि हम तुरंत कैंडिडेट को अपना मूव करा लेंगे। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं, अभी आपके टक्कर में इमामगंज विधानसभा में कौन है? सर एक लाइन में जवाब। सर एक ही लाइन में हम जवाब दे रहे हैं आपको। हम पूरे विधानसभा में ताकत के साथ अपने विधानसभा के मतदाताओं के एक एक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहे हैं और उनसे बस हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर जो आपको लगता है, टक्कर में कौन है, मेरा सवाल है। सर हमको तो कहीं कुछ ये समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बता दें कि टक्कर में कौन है। हमारे यहाँ नंबर पे कौन है? सर हम ये आप एक नंबर पे हैं, सर दोनों में से कोई 2 नंबर में हो। सर हम साफ बता दे रहे हैं, ये तो क्षेत्र की जनता बता रही है, सब लोग जान रहे हैं, हर जगह यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है कि कौन प्रत्याशी कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ किस तरह से वहाँ इमामगंज विधानसभा की जनता पेश आ रही है। ये हमारे कहने और नहीं कहने से नहीं होगा, ये तो हर एक जगह के लोग देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। अच्छा अभी आप पे सवाल किए कि सुरेंद्र यादव के बेटा के ऊपर आप आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं आप पे भी आरोप लगेगा, क्योंकि आपकी दीपा मांझी जो कैंडिडेट है इमामगंज में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम, इस चुनाव से पहले कोई प्रोग्राम नहीं था जिसमें वो आकर के यहाँ कार्यक्रम में भाग भी ली हो। और दूसरा चीज़ है, इन्होंने एक बात और कहा कि एक लास्ट में जो कहा कि इमामगंज की जनता किसके साथ कैसे पेश आ रही है, उस पर एक सवाल और हम पूछेंगे। अभी आपके साथ एक घटना हुआ था, गाड़ी पे हमला, तो क्या आम लोग हमला किए थे या कोई पार्टी विशेष के लोग हमला किए थे? सबसे पहला बात भानु भैया को बता देना चाहता हूँ कि परिवारवाद का जो बात बता रहे थे कि परिवारवाद ये है कि उनकी पुतोह खड़ी हुई, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके थे कि दीपा मांझी एज अ कार्यकर्ता, ना कि परिवार। देखिए परिवार वाला मामला अलग चीज़ हो गया, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बात को रख रहे हैं। भानु भी आपको भी बता दे रहे हैं कि वहाँ पे एक ही चीज़ बात चल रही थी कि टिकट में कोई भी अगर चुनाव लड़ेगी तो कार्यकर्ता लड़ेगी चुनाव। कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, या बाहर से हो सकता है, या भूमिका हो या ना हो। आज सोच लीजिए पूरा इमामगंज, पूरा बिहार में 243 सीट है, पार्टियां तो कहीं ना कहीं किसी को तो कहीं ना कहीं अपना योगदान तो देगी कि भाई आप वहाँ से लड़िए चाहे वहाँ से लड़िए। क्या लगता है कि वहाँ से योगदान रहता है उनका, लेकिन पार्टी उनको भेजती है अपना बदौलत। पार्टी जीतन राम मांझी जी की बहू है, कार्यकर्ता अलग चीज है, लेकिन रिश्ते में बहू लगती है, यानी परिवारवाद है। देखिए नहीं, कार्यकर्ता हम भी थे, लेकिन पत्रकार कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समय उनको दे दीजिए, वो भी कुछ जी जी कार्यकर्ता आप भी थे और भी यहाँ के लोकल हैं जो सब दिन इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं मिल गया टिकट? नहीं, हम लोग भी वो तो बता तो रहा है कि उसमें हम भी लाइन में थे कि भाई टिकट मांग रहे थे, लेकिन बहुत क्यों नहीं मिल गया? इसलिए नहीं मिला ना, बहुत सारा परिस्थितियाँ जो है ना, विधानसभा चुनाव लड़ना एक छोटा मोटा खेल की बात नहीं है। अभी हमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी है, नहीं गरीब के लिए पार्टी, गरीब के लिए बनी है। एक चीज़ जान लीजिए सर, गरीब की पार्टी बनी है, गरीब के नहीं। ये देखिए एक चीज़ जान लीजिए, मैं बता देना जो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रही है, 9 महीने के लिए होता है, मात्र 9 महीने के लिए हो रही है, 9 या 10 महीने के लगभग हो रही है। तो 9 से 10 महीने के लिए अगर किसी को बागडोर अगर देते हैं तो कर्ज, अभी आप बोले 9 या 10 महीने के लिए जी जी, इसमें आप इतना ताकत झोंक दिए हैं। ये बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री जी आए थे आपके प्रचार करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपके जी जी करने के लिए आ रहे हैं, आपके लिए प्रेम कुमार जो कि सहकारिता मंत्री हैं वो भी प्रचार करने के लिए आए। अभी सुन रहे हैं कि 10 तारीख को नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। जी जी, 9 महीने के लिए आप इतना ताकत झोंक दे रहे हैं, तो नहीं ताकत नहीं। देखिए एक चीज़ आप पत्रकार साहब आपसे बताना चाहूँगा कि ये एनडीए का पार्ट है, हम अकेला नहीं लड़ रही है।
देखिए पार्टी बेसिस पे जब चुनाव होती है, एनडीए का समर्थक जो होंगे, जो हमारे अलायंस में पार्टी है, चाहे भाजपा हो या फिर जदयू हो, चाहे हम हो या फिर लोजपा हो, ये सारे पार्टी अपना अपना जो भी जहाँ से पार्टी लड़ रही है उसका तो ऑफिशियली बात है वो मदद करेंगे, चाहे आप उनको जो समझ लीजिए। अभी सत्ता में हमारे हैं। अच्छा, 2 नंबर पे कौन है आपके अनुसार? देखिए आपके अनुसार 1 नंबर? 1 नंबर में तो हम लोग चल रहे हैं, इंडिया का पूरा चल रहा है तो क्लियर है, लेकिन 2 नंबर पे कौन है अब सिचुएशन बता सकता है कि आने वाला 23 तारीख को पता। मेरे हिसाब से तो 2 नंबर पे आप ये अपना आरजेडी वाले हैं। आरजेडी। हाँ, नंबर पे आपके जनसुराज। चलिए अब आरजेडी से थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। चलिए अब आरजेडी से थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। एक बात बताइए, इन्होंने कहा परिवारवाद पे अभी आप सुन रहे थे, उसके बाद सुना कि इन्होंने कहा कि बहुरानी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। अभी मैंने बताया कि नीतीश कुमार भी इनके लिए प्रचार करने के लिए आने वाले हैं, आपके लिए भी तेजस्वी यादव शायद प्रचार करने के लिए आएंगे। तो 9 महीना का चुनाव होना है, 9 महीना या 10 महीना का चुनाव होने वाला है, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। उसके लिए इतना ताकत झोंक रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा नज़र आ रहा है इसमें, तभी तो इतना ताकत झोंक रहे हैं। कहीं ना कहीं जन सुराज जैसी पार्टी अगर आई है आज इमामगंज में, तो आप लोग को थोड़ा सा डर हो गया कि कहीं जन सुराज जीत ना जाए, या फिर प्रशांत किशोर के वादों से आप लोग को डर लग रहा है, या फिर प्रशांत किशोर जैसा कि अभी 4 दिन पहले चक्रबंधा पंचायत में गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा जा करके कि टावर नहीं है चक्रबंधा पंचायत में, और 2025 जनवरी तक हम टावर लगवा देंगे। और दूसरा दिन सर्वे करने वाले लोगों को टावर जो लगाती है कंपनी, प्राइवेट कंपनी लगाती है, कोई मतलब सरकारी कंपनी नहीं, तो प्राइवेट कंपनी वाले से आप भी बात कर सकते हैं, जीतन राम मांझी जी बात कर सकते हैं, तेजस्वी यादव जी बात कर सकते, अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जब अप्रोच किया जाएगा तो वो आगे काम बढ़ाएगी। तो प्रशांत किशोर जी ने अप्रोच किया और सर्वे करने वाली टीम गई और 3 जगह का सर्वे कर करके आई। तो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ वादा नहीं करते हैं, काम भी करके दिखाएंगे। तो आप लोग उससे भी डर रहे हैं? देखिए, हम इसके पहले भी 2 मिनट पहले भी बोल चुके हैं, समझे कि नहीं। जब लोकसभा चुनाव हम जीते थे 4 जून को, और उसके बाद तुरंत सेशन खुल गई थी। जब सेशन से लौट के आए थे हमारे सांसद महोदय, वो भी चक्रबंधा गए थे, और उन्होंने भी कहा था कि मैं तुरंत काम लगवा रहा हूँ 1 महीना के अंदर। और उस समय भी सर्वे हुआ था, समझ गए ना। और जब सर्वे हुआ तो जिस 3 जगह का आप चिन्हित कर रहे हैं, उसी 3 जगह के वो भी इंजीनियर चिन्हित किया था, लेकिन वो ये कहा था कि यह 3 जगह में कोई ऐसा उचित जगह नहीं है जहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी जो है सीधा 100% काम करेगा। और इसी तरह से कर करके अभी वो जो है सो कार्यक्रम ठप रहा है। तो जो आपने कहा कि आपके इनके नेता प्रशांत किशोर जी ने जो कहा कि 25 के जनवरी में लग जाएगा, तो 25 के जनवरी में यही रिपोर्ट आएगा कि फ्रीक्वेंसी अभी कहीं से मैच नहीं कर रहा है, जिसके चलते अभी नहीं लग सकता है। अच्छा। पहला सुन लीजिए, आपने इतना सवाल कर दिया है कि पहले जवाब ले लीजिए आप। दूसरा चीज़, अभी अभी हमारे छोटे भाई भवानी भाई ने कहा परिवारवाद की बात में कि सुरेंद्र यादव को बेटा है या लालू यादव को बेटा है, जिसकी अहम राजनीतिक भूमिका होता है उस क्षेत्र का, तो वो भागीदारी लेने का निश्चित वो पात्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उठा कर टपका दिया जाता है, असली परिवारवाद का भाषा ये सही है, इसका हम समर्थन करते हैं। 1 सेकेंड, समर्थन करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये एनडीए का पार्ट है, तो ये भी जानते हैं कि एक तरफ महागठबंधन इंडिया का पार्ट है। तो जब इंडिया का पार्ट से कोई अगर जाता है तो वो परिवारवाद हो जाता है। अब एनडीए के पार्ट से जाता है तो वो एनडीए का कार्यकर्ता हो जाता है। तो यही कहावत है कि हम करें आप करें तो रासलीला, और हम करें तो वो कैरेक्टर ढीला। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे। हाँ, परिवारवाद पे खूब सवाल जवाब कर लिए, अब आते हैं इमामगंज पे, बेसिक इमामगंज जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सा और मेरी बात को सुन लीजिए। समय ज़्यादा लगेगा। हाँ नहीं, साधन हम बहुत कम, इसलिए कि आपका सवाल होता है लंबा, हम जवाब देते हैं बहुत। चलिए कर लीजिए। लोकसभा चुनाव जैसे ही इमामगंज में संपन्न हुई थी और जब यहाँ रिजल्ट हुआ था, उसी समय पूरे इमामगंज विधानसभा के जनता ने कहा था कि इमामगंज बचाओ और बाहरी भगाओ। आज जो भी ये चुनाव हो रही है वो 9 महीना को हो या 5 साल के लिए होगा,
ये नारा पूरे इमामगंज विधानसभा की जनता का बरकरार रहेगा। वो कोई भी पार्टी जब यहाँ के लोकल उम्मीदवार को देगा तो निश्चित तौर पर उसकी दावेदारी सही रहेगी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी सा के टपकाया जाएगा तो यहाँ की जनता उसे अमान्य कर देगी। चलिए अब इमाम जी थोड़ा सा हमको सवाल हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल है थोड़ा सा, मेरा सवाल आपसे है कि अब पूरे बिहार में हमेशा से एक समीकरण चला था राजद का MY समीकरण, जिसमें यादव और मुस्लिम का समीकरण जोड़कर हमेशा से देखा जाता था। लेकिन इस बार चुनाव में राजद आपका 6 सीट झारखंड में लड़ रहा है और ये 3 सीट बिहार में लड़ रहा है। लेकिन इन 9 सीटों में एक भी सीट मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया। तो क्या आपके लिए मुस्लिम समुदाय जो है वो एक डिस्पोजल गिलास की तरह है जो पिए और फिर फेंक दिए, सिर्फ चुनाव में वो लोग याद आते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुस्लिम समाज डिस्पोजल नहीं है। मुस्लिम समाज, ये जो आपने कहा कि एक समीकरण बनी थी बिहार में MY का, ये हमारे विरोधियों की बात थी, जबकि सच ये नहीं है। हमारा नेता एक नहीं अनेकों बार और अनेकों जगह सरकार में रह करके और सरकार से बाहर रह करके भी कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और जहाँ जिसकी योग्यता होगी निश्चित उसकी भागीदारी मिलेगी। यह नहीं कि हमें कोई सलाह देगा तब हम उसका पात्रता का चुनाव करेंगे। हमारा नेता चुनने के लिए सक्षम है, उसकी पूरी कमेटी सक्षम है, उसका सर्वे होता है, कौन कहाँ जोग बैठता है वहाँ के लिए उसको देता है। अच्छा एक सवाल पूछेंगे। हाँ हाँ दूसरा सवाल थोड़ा सुन लीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके RJD में सब दिन जो कार्यकर्ता जुड़ के काम किए हैं, सब दिन राजद के लिए मेहनत किए हैं, उनको दरकिनार कर और नई पार्टी दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे देना। क्योंकि लोकसभा में ऐसा देखा गया था कि जदयू से अभय कुशवाहा आते हैं और वो टिकट लेकर चुनाव में उतर जाते हैं। और अभी इस बार जो है आपका जो उम्मीदवार हैं रोशन मांझी, वो भी जदयू से छोड़कर आए थे इसमें 6 महीना पहले। लेकिन जो सब दिन आपके पार्टी के लिए काम किया है उन लोगों को दरकिनार करके और दूसरे पार्टी के वालों को टिकट दे दिया गया, ये कहाँ तक उचित है? क्या आप तब इसका मतलब कि सिर्फ ये देखते हैं कि वो आ कहाँ से रहा है, जबकि आप ये जानते हैं कि जो हमारे पार्टी में आया अभय कुशवाहा टिकट लेकर के जदयू छोड़ करके, लेकिन ये आप देखें कि 15 साल ये व्यक्ति के कहाँ कार्यक्रम रहा था, कहाँ योगदान रहा था RJD में। और ये बीच में महागठबंधन, उस समय भी RJD के समर्थन से, RJD का समर्थन से महागठबंधन का विधायक टेकारी से विधायक भी बना था। ये बीच में जब सरकार चली गई वह जदयू में था। जो सब दिन आपके पार्टी के लिए जी हाँ, सन 2000 से तो सब दिन हम तो पूछ रहे हैं कि जो आदमी सन 2000 से पार्टी का सेवा किया है, आवाज़ बीच में वो चला गया है, तो इसका मतलब उसका जगह ख़त्म हो गया। उसी तरह से रोशन मांझी भी 2005 से हमारी पार्टी में थी, 2010 में उसे चुनाव भी लड़ा था, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उसको हराया गया था। बीच में कुछ दिन के लिए वो जदयू में चला गया था और फिर जो है सो कि जहाँ उसका घर था वहाँ आ गया, उसको टिकट मिला। जो पार्टी अदल बदल करते हैं उनकी अहमियत ज़्यादा है आपका पार्टी? ये मेरा नहीं, अरे ये मेरा नहीं, हिंदुस्तान के कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो इस तरह के नहीं करता है। अगर बता दीजिए कि कोई ऐसा पार्टी है जो करता हो। अरे यहाँ तो ये है कि चाहे कितनों कुकर्म करके चल जाए, लेकिन NDA गठबंधन में अगर वो चला जाता है तो वहाँ वॉशिंग मशीन है, डालिए और एकदम चाहे जितना दागदार हो वो सफ़ेद होकर निकल जाता है। जिसका एक नहीं हजारों बानगी है, उसका हम लिस्ट गिना देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट पूछेंगे। अब इमामगंज पे, इमामगंज में दोनों पार्टी अपना एक 20 साल एक 10 साल शासन की है, लेकिन अभी इमामगंज में कितना विकास हुआ है? इमामगंज में अभी आप ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे तो आप लोगों से पूछे थे कि शौचालय बना नहीं बना, डिग्री कॉलेज आया नहीं आया। इमामगंज में डिग्री कॉलेज भी नहीं है। और रानीगंज जब आइएगा तो रोड का क्या हाल है, आपका घर रानीगंज में है, रानीगंज आते हैं तो रोड का क्या हाल है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अब कहिएगा अब कि अभी रोड पास हो गया है, सुलभ शौचालय भी बनेगा। अभी केवल डी हेरंज और एक गांव पथरा, ये 3 गांव में पुल नहीं था। तो अब चुनाव में आप एक पेपर कटिंग दिखाइएगा कि नहीं पास हो गया है और यहाँ अब पुल बनेगा। तो चुनाव 9 साल रहे ना, आपका सरकार रहा 15 साल, 20 साल आपका भी रहा, तो आप लोग पहले भी इसका विकास कर सकते थे।
पुल बन सकता था हेरंज में भी, पथरा में भी और केवलडी में भी। इमामगंज में सुलभ शौचालय हो सकता था। जो महिला बाहर से आती है, दूर से आती है, उनको बाहर में शौच करना पड़ता है, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग को गया जाकर के यहाँ की बहन बेटियों को पढ़ना पड़ता है। उन लोग इमामगंज में डिग्री ले सकती थी, लेकिन खेल का मैदान हो सकता था। यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, वो भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेकर के आए। अगर यहाँ खेल का मैदान होता, खेलने का साधन होता, तो यहाँ से भी लोग और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल ला सकते थे। लेकिन सरकार में आप लोग रहे, कैबिनेट मिनिस्टर आपके पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी जी वो हैं, बिहार में मंत्री आपके संतोष मांझी जी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप भी 20 साल तक शासन किए, लेकिन आपके भी कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति विशेष के लिए आप लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन जो विकास, समाज के लिए विकास का कार्य हो, उसके लिए आप लोगों ने कुछ। मेरा 20 साल का जो सरकार, 15 साल का जो सरकार रही, मेरा सरकार 15 साल की रही है और बीच में पार्ट रही है, 2.5 साल 17 महीना। अगर उपलब्धि गिनाना चाहते हैं तो मेरा जो 15 साल का सरकार रही है, जिसमें हमारा पटना से लेकर डुमरिया तक नेशनल स्टेट हाईवे रोड, ग्रिड, ठीक है, और अनेकों पुल पुलिया। हाँ, ये बात सही आपने कहा कि जो हिरन पथरा और केवलडी का जो मामला है वो अछूता रहा है। ये रहा, वो किसी का भी सरकार, चाहे वो एनडीए का सरकार रहा हो या इंडिया की सरकार रहा हो, दोनों में वो अछूता रहा है। उसको मैं भी स्वीकार करता हूं और उसे हर राजनीतिक दल को स्वीकार करना होगा। और जो स्वीकार नहीं करता है, इसका मतलब है कि स्वयं अपना मियाँ मिट्ठू बनना चाहता है और अपनी बात को सिर्फ मनाना चाहता है, लेकिन किसी को सुनना नहीं चाहता। अब इनसे पूछ लेते कि इनका क्या आगे, जब नई पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे पूछते कि आखिर आप लोग इस चुनाव में आए हैं, तो आप लोग का मुद्दा क्या है? हिरन पथरा केवलडी है कि आप लोग से भी छूट जाएगा? देखिए, हिरन पथरा केवलडी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वो व्यक्ति हूं कि अगर जो हमारे संज्ञान में कोई मामला आता है, तो सबसे पहले अगर जो उस मामला पर कोई विचार करने का काम प्रयास करता हो, तो मैं, जैसे ही मेरे पास मैसेज आया कि हिरन पथरा केवलडी में इस तरह का मामला है, तो सारे लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, दोनों दल के जो हमारे नेता हैं, उनको ही ये पता है कि हिरन पथरा और केवलडी इस जगह पर जाने का सबसे पहले कोई काम किया तो वो मैंने किया। मैं वहाँ पहुँचा और मैं वहाँ जा कर के और एक एक व्यक्ति से मिलने का काम किया, उनका दर्द को महसूस करने का काम किया। और मैं तो साफ तौर पे इस बात को कहा हूँ कि चाहे इमामगंज विधानसभा से विजय जिस दल के नेता की हो, सदन में सबसे पहले अगर जो किसी मुद्दे की बात होनी चाहिए तो हिरन पथरा केवलडी के साथ साथ बघर के पुल की भी बात होनी चाहिए। ये मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हाँ, और एक चेहरा पहरा है डुमरिया में, नावाडी है, फुलवरी, जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पुल पुलियाँ हैं, उस पर सबसे पहले जो है क्वेश्चन उठना चाहिए सदन में। मैं तो चाहे वो किसी दल के नेता का जो है विजय होता है और कोई जो भी सदन में पहुंचते हैं, तो उनका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी विकास की बात, विनाश की बात, बहुत सारी बातें हो रही है। आरोप लगा रहे थे कि अभय कुशवाहा जी भी आए थे और टावर लगाने के लिए सर्वे करवाए थे, प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, अब आज नहीं कहेंगे फ्रीक्वेंसी नहीं मिला तो। देखिए, हमारे साथ डिबेट में जो बैठे हुए हैं वो हमारे बड़े भाई हैं श्री मोहन भैया। तो हो सकता है कि सांसद गए होंगे वहाँ, हो सकता है कि सर्वे टीम आई होगी, लेकिन ये हो सकता है इसकी जानकारी विधानसभा के किसी लोगों को अभी तक नहीं है। क्योंकि अगर जो सर्वे होती तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो ये बात सामने आ सकती थी कि हाँ, एयरटेल की कंपनी आई थी, सर्वे यहाँ हुई थी, लेकिन जब इस तरह का कोई बात होता तब ना, लेकिन इस तरह का कोई बात ही नहीं है। जैसे आग लगेगा तब ना धुआं उठेगा। अब ऐसी कोई कह लेगा कि धुआं उठे तो धुआं उठे, तो बिना आग लगले तो धुआं उठ नहीं सकता है। और हमारे नेता ने जो काम किया वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और 2 महीने की बात उन्होंने कहा है, तो जैसे आरजेडी के जो हमारे सांसद हैं वो
किनसे बात किए, कौन सी टीम आई, इसकी जानकारी अभी तक के इसकी चर्चा कभी सुनने को नहीं मिला। लेकिन हमारे नेता ने जो बात कहा उस बात की चर्चा 2 दिन के बाद ही शुरू हो गई और 2 महीने का समय हमारे नेता को भी मिला है, हमारे नेता ने भी 2 महीने का समय लिया है। तो ये तो नौवा कितना बार अंगाड़िए में गिर तो सरकार से ही वाला कहानी रहेगा। अब होगा कि नहीं होगा वो तो जो है उस समय फिर हमारी और इनकी व्यक्तिगत मुलाकात होगी तो ज़रूर बात करेंगे। और रही बात हमारे रामप्रीत भाई जो कि बहुत कुछ कह रहे हैं हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के, तो ये रामप्रीत भाई का ही आत्मा जानता होगा या इनके साथ जो भी इस क्षेत्र के लोग जो हैं रहे होंगे उनका ही आत्मा जानता होगा कि 2 दिन कितने कुंठित रहे थे हमारे ये भाई भी जब उम्मीदवार का घोषणा हुआ था। ये तो सारे लोग जान रहे हैं और रामप्रीत भाई भी आज कितने खुश हैं अंदर से, वो भी इनका आत्मा जानता होगा। और मैं तो साफ कहता हूँ कि चाहे वो कोई हो, हमारा ही दल क्यों नहीं है, जब भी किसी बाहरी आदमी को इमामगंज में बिठाने का काम करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा, हम लोग करेंगे। और इस तरह से नहीं करेंगे कि 2 दिन जैसे विरोध कर लिया और तीसरा दिन से फिर झंडा ढोवे लगली, वो हियाँ ना हो तो ये अब ना हो तो एकदम साफ साफ है। जब विरोध करेंगे तो एकदम दिल से करेंगे और ये नहीं कि जैसे फिर जैसे कुछ उस तरह का बात हो गया फिर पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ के नेताओं को। हमको तो यही समझ में नहीं आता है सर। जब विरोध कर रहे हैं हम तो साफ कहे थे कि बहुत सारे हम पार्टी में भी इमामगंज विधानसभा में ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवार बनाए जा सकते थे और बहुत उथल पुथल थी तो एक लॉटरी सिस्टम लगा करके आप उम्मीदवार बना देते। ये जब न तब जो है इमामगंज विधानसभा के मतदाताओं के ऊपर कुछ न कुछ थोपने का काम एनडीए के द्वारा खास करके किया जाता है। सर ये कब तक चलेगा? कभी आप उसको थोप दे रहे हैं, कभी आप उसको थोप दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और इमामगंज विधानसभा की जनता जो है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है और इस बार जान चुकी है। दे रहे हैं भाई, लीजिए बोलिए ना, हम तो कहें ना, आप लोग बोलते हैं तो हम शांतिपूर्वक रहते हैं, माइक मांगने नहीं जाते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जब उम्मीदवार का नाम का घोषणा हुआ था तो आप कुंठित थे, तो सही मायने में नहीं देखिए कोई भी इंसान किसी चीज़ नहीं सुनिए ना, किसी चीज़ का लोग उम्मीद लगा लेता है, जब वो मामला नहीं बनता है तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं। लेकिन आप दिल से बोला जाए कि आप धौड़ी में बोले कि भाई अंदर से क्या जान रहे, मतलब हो रहा होगा वो हम ही जान रहे हैं, वो अंदर से क्या हो रहा तो हम ही जान रहे हैं, तो हकीकत बात है। लेकिन किसी तरह कोई त्रुटि, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हम जान रहे हैं। हम लोग एनडीए का पार्ट, हम लोग पार्टी के लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो किसी को दे दे वहाँ से टिकट, और हम लोग बिना स्वार्थ के उनको टिकट जिताने का काम करेंगे। भाई हमारे और आपके बीच में बहुत सारी बातें हुई, मैं वो पब्लिकली नहीं करूँगा और चुनाव नहीं करूँगा। जी नहीं ठीक है भैया, आपका तो बहुत बड़ा सराहनीय बात है और ना भी वो इस तरह का मामला आ रहा है आपके साथ। रही बात है, हाँ डेबिट हो रहा है, कोई ना कोई बातें आ रही, मुद्दा आ रही है। और रही बात आपका पुलिया का, तो 95 को पुल बना है आपके सर, सोच ली 95 को लिस्ट में 2 पुल जो है प्रायोरिटी में, जो फुलवड़िया नावाडी के बाद बता रहे हैं वो हो गया, और एक आपका चुआवर पंचायत से जो है चुआवर गुरिया का 2 पुल, ये 2 पुल निश्चित तौर पे ये मतलब डीपीआर वगैरह जो भी होता है वो हो गया, टेंडर में नहीं गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद टेंडर में जाएगा 95 पुल। और रही बात आपका हेरन पथरा वाला, सुनिए ना चाचा एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हेरन पथरा वाला भी बात कर रहे हैं, हेरन पथरा का सुनिए ना। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा 95 पुल है, उसका लिस्ट जारी किया जाए। बिल्कुल स्थान और लिस्ट बिल्कुल मेरे पास है, वो बोलिए तो मोबाइल पर हम डाल देंगे, देख लीजिए, पूरा वायरल कर देंगे। भाई आपके नेता बहुत सारे लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं और पंचायत बाई पंचायत घूम रहे हैं। जब चुनाव आता है तब जो है एनडीए गठबंधन के जो भी लोग होते हैं, 15 के बाद अगर कोई भी योजना सैंक्शन हुआ है, पुल पुलिया या रोड, हमको उसका लिस्ट जारी कीजिए सार्वजनिक रूप से, हम उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। हम दावे के साथ कहते हैं कि 15 के बाद कोई भी पुल पुलिया का कोई योजना नहीं बनी है और आज तक कभी धरातल पर उतरी है। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग विभाग में बहुत पुराना अनुभवी हूँ। जो रोड और पुल पुलिया या बिल्डिंग का कहाँ कब होता है वो मुझे जानकारी हो जाती है सर। ये इस तरह की धारणा, क्योंकि आपका नेता तो ये भी कहा कि मैं 436 करोड़ रुपया रेलवे के लिए आवंटित करा दिया। क्या एक आध दिन भी आपके नेता हमारे रेलवे संघर्ष मोर्चा में कभी भाग लिया?
या कभी विधानसभा में इस बात को उठाया? जवाब दे दीजिए आप। या देखिए, कभी- देखिए, या देखिए, कभी लोकसभा में देखिए। सुनिए 4 दिन के लिए देखिए चाचा, जब 4 दिन के लिए हमारा नेता जीत के गया तो रेलवे लाइन नदी से नदी जोड़ने के लिए, मोरहर और सोरहर से जोड़ने के लिए रसोन से बात, ये 2 बात प्राथमिकता से उन्होंने रखा। उसका हमारे पास ऑडियो वीडियो सारे चीज है, लेकिन आपके नेता कहाँ रखा और कैसे रखा, आप सिर्फ इसका सार्वजनिक रूप से आप जारी कर दीजिए। जैसे एक चीज़ और बताना चाहेंगे चाचा, रेलवे के बारे में बात बोले तो हम एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये रेलवे संघर्ष का जो यहाँ का मोर्चा कौन अध्यक्ष कौन है हमारे, ये रेलवे संघर्ष का मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, जो प्रमाण देंगे। बनाया कि बनाए क्यों नहीं, सुनिए ना आप, सुनिए ना आप सुनिए ना, नहीं नहीं नहीं, आप बिगन पासवान से पूछ लीजिए इस बात को। किसने बनाया? बनाए नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए कि कितने बड़ा भूमिका है आपका जीतन राम मांझी जी का। प्रवक्ता हैं। आज चुनाव सुनिए ना, 2 मिनटों के हमसे ज्यादा कोई छिपाना नहीं सर, रहता, कौन इसलिए सा- ये सब गलत हम बात बोले है। ना, हम क्या मांझी जी का जो है देखिए हमारे केंद्रीय अति का उपाध्यक्ष भी हैं, एक संतोष नेता भी हैं। हम लोग यहाँ से शिष्टमंडल भेजते हैं, 3 बार शिष्टमंडल मैंने भेजा। जब उस शिष्टमंडल के बैकिंग करने के लिए आपका नेता तैयार नहीं हुए तो फिर आप कह रहे हैं कि बिगन पासवान को हम डील कर रहे हैं कि आप डील कर रहे हैं? देखिए सब तैयार रहते हैं ना प्रीत बाबू। देखिए। संगठन सुनिए 14 जुलाई 2019 को मैंने रेलवे संघर्ष मोर्चा का हम लोग संगठन का गठन किया, समझे कि नहीं, और उसी समय से उनको अध्यक्ष प्रभारी पहले बनाया और फिर पुनः 1 साल के बाद 2020 में जो है हम लोग 22 जनवरी के ना 22 जनवरी 2020 को उनको एकदम अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया और उसी समय कमेटी गठन हुई और उस कमेटी के अध्यक्ष उनको बनाया गया, समझे कि नहीं। और उस समय अनेकों उपाध्यक्ष बने, सचिव बने, हमें लोग जबरदस्ती केंद्रीय प्रवक्ता बनाए, सब लोग बना। और उसके बाद कोरोना महामारी के चलते वह आंदोलन साल 1.5 साल के कहीं लिए ना फिर कहीं जीतन राम स्थगित हो मांझी जी गया। जबरदस्ती का क्रेडिट लेने का काम कर नहीं रहे हैं। नहीं, 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 ये ऐसा नहीं है। सुनिए, देखिए। आपका नेता, एक सेकंड, आपका नेता जब 2020 में चुनाव लड़ने आए थे, इसी मंच पर इमामगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बोले थे कि भैया अबरी भर तो नहीं बोर्ड का, इमामगंज में डिग्री कॉलेज, 136 बेड का हॉस्पिटल, समझे कि नहीं, ये बोले थे। और नदी से नदी जोड़ने का प्रस्ताव अगर ये तीनों पास करके अगर हम नहीं आएंगे तो अबरी हमारा वोट तो नहीं मत दिया, ये घोषणा, उसका भी ऑडियो और वीडियो अभी मौजूद है, पत्रकारों के पास भी है और हर पार्टी के पास भी है। देखिए, लेकिन बताइए अभी तक आपने ना कोई डिग्री कॉलेज बनाया, ना आपने 136 बेड का हॉस्पिटल बनाया, ना उसका बुनियाद रखा, उसका योजना भी अगर पास हो जाता तो ये बात होता कि भैया योजना पास हो गया है, राशि जब भी आएगी हो तो आवंटन। देखिए अभी हम चुनावी मुद्दा है, अभी हम तो कुछ आश्वासन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे आश्वासन किए, कुछ हुआ नहीं। ये सुनिए ना, अभी केंद्र में कितना दिन गए हुए हो, मात्र 5 महीना लगभग हुआ है। जो 5 महीना जो हुआ है ना, और आगामी 9 महीना जो बचा हुआ है, हम जनता से भी अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कि 9 महीना जो बची है उस समय आप सरकार को दें। आगामी जो 9 महीने के बाद अगर नहीं करती है तो मैं रामप्रीत भारती भी आज बात को घोषणा कर देता हूं कि उनका विपक्ष में रामप्रीत भारती खड़ा रहेगा। बस ये समझ लीजिए। भारती जी, हम आपकी भावना को कदर करते हैं क्योंकि आप हमारे घर के, मेरा बेटा, भतीजा, भाई, परिवार हैं, इसलिए आपकी भावना को मैं अधिकार, अगर यही टिकट आप लेकर के आए हुए होते, अगर ये बात बोलते तो निश्चित तौर पर आप पर हम विश्वास किए होते, हमारी इमामगंज की जनता आप पर विश्वास कर लेती। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ये तो वही हो गलो कहानी कि अरे मंत्री बोल के चले गए इनके, मुख्यमंत्री बोल के चले गए इनके, केंद्रीय मंत्री। अब रामप्रीत भाई के पर विश्वास करके इमामगंज के जनता वोट दे दे। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, अब रामप्रीत भारती जी के विश्वास पर लोग वोट दे दे। सर रामप्रीत भाई बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए यार। नहीं, क्या जनता से अपील कर रहे हैं। ये भाई जरा एक सेकंड, हो सकता है बाबू कि कल आप भी किसी दल से या कोई भी पार्टी से या अपनी पार्टी से, जिस पार्टी में योगदान दीजिएगा उस पार्टी से आप टिकट लेकर आइएगा। ये बात याद रखना, ये सवाल उठ जाएगा। क्योंकि कारण है, चुनाव तो कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। वो जनता भगवान ही नहीं है, जनता जज है। भगवान तो अंधविश्वास वाली बात है, जनता एक जज है। जनता जो निर्णय देगी वो सबके सर्वमान्य होगा। लेकिन आप ऐसा उसी बात को मत फिर से दोहरा दो भैया, जिसमें आप पर भी कल उंगली उठ जाएगा। क्योंकि हो सकता है आप हो सकता है, क्योंकि सुनिए
आपके बहनोई, अगर आप इतने दम था आपके नेता में, तो आपके बहनोई जन स्वराज में आकर के दामन नहीं थामता। जो टिकट के दावेदार था राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से। देखिए लाइए, हाँ जी। ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। आज कुछ दिन पहले आरजेडी से टिकट मांग रहे थे हमारे सुजीत मांझी जी, और आज जब टिकट नहीं मिला, उनका क्या मंशा बना जो आपका जन स्वराज में ज्वाइन किए, ये हमको वो व्यक्तिगत उनका वो है, राजनीतिक है, उसमें हम टिपना टिप्पणी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। आज आप इधर हैं, कल उधर चले जाएंगे, इसका कोई नहीं कर सकता। वो तो अपना व्यक्तिगत लगाओ, लाभ वाली बात, व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सम्मान हम इस बात को करते हैं, लेकिन ये सच है ना कि आप एक जनता के साथ जन प्रतिनिधित्व करने का आपके पास कैपेसिटी है, नेतृत्व देने का आपके पास शक्ति है। और आप ही के जैसे आपके बहनों जो सुचित मानी हैं, जो पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं, हाँ, जीते हैं सुचित मांझी। और वैसे व्यक्ति अगर न विश्वास करे, अपने घर का परिवार अगर न विश्वास करे, तो बताइए आम पब्लिक कैसे आप पर भरोसा करेगी? इसके आगे हाँ, लीजिए। देखिए, हम तो बार बार एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है, व्यक्तिगत लाभ लोग चाहता है। बहुत सारा लीडर्स हैं, जैसे हम भी एक कैंडिडेट के तौर पे थे, हमारा भी एक स्वार्थ था कि हम भी टिकट लेके चुनाव जीते, लेकिन तो आज भी देखने को मिलती है। नहीं भैया, देखिए एक चीज और सुनिए ना, एक चाचा बोलते हैं कि टिकट तू लेके आता हाल, तो हम लोग थोड़ा सा उस अलग तरह का करते हैं, जो भी हो आप मदद करते या नहीं करते। अरे लोकल के यहाँ आवाज उठी है। चाचा सुनिए ना, एक चीज था, जब हमसे पूछा गया, वहां पे हमसे बात हुई साहब से कि भाई क्या है, राजनीतिक में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप विधायक का, तो हम बोले भाई बिल्कुल, कोई नहीं, क्यों नहीं लड़ना चाहता है भाई, हम तो चाहते हैं कि लड़े, विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया होती है जो गुजरना होता है, तो उसमें हम सक्षम नहीं हुए। कौन से प्रक्रिया बहुत, भैया एक चीज बताते हैं, देखिए हम आपको एक चीज बता, जन स्वराज की बात कर रहे हैं, भावन भी सुनिए ना, एक चीज सुनिए आप, अभी हम जन स्वराज, सुनिए ना, जन स्वराज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सुनिए चाचा, सुनिए ना, देखिए सुनिए ना, अभी क्या है, सब इमामगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा जो आप वर्क कर रहे थे वो बिगन पासवान थे, जो रेलवे संघर्ष का मोर्चा के अध्यक्ष थे, और बालू वाला भी अध्यक्ष थे। बिगन पासवान को, मतलब जेन्युइन बात किया जाए तो बिगन पासवान को टिकट मिलना चाहिए था जन स्वराज से, लोग हल्ला भी हो गया, बहुत सारी चीजें, लेकिन टिकट किनको मिला? जनता बीच में नहीं रहा गया सर, ये सब चीजें, यही सब चीजें करना है। जीता मेन चीज क्या था उनकी, हम आपको काटेंगे जी अनुराग जी, ये थोड़ा सा राम प्रीत, उंगली उठाने से उठाने वाले को सोचना चाहिए कि एक उंगली अगर सामने उठता है तो 3 उंगली उसकी। नहीं, सीधा आप अभी बोले हैं। आर्थिक रूप से एलिजिबल नहीं थे, इस कारण आपको टिकट नहीं दिया गया। एक चीज है, तो बिल्कुल, आप माइक पे सीधा स्पष्ट बोले कि हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया। बिल्कुल श्योर। यानी कि कुल मिला के जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम जो है वो गरीबों, वो हम नहीं, हम नहीं, जन स्वराज की बात कर रहे हैं हम। जन स्वराज वाले भी यही किए। हम प्रशांत किशोर से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको टिकट देना था तो बिगन पासवान को देना था, क्योंकि वो पूरा विधानसभा का जो भी हो, रेलवे संघर्ष का मोर्चा, लोग सबको जान रहे थे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र कुमार को बहुत लोग नहीं जान रहे थे। उस तरह का वो डॉक्टरियन करते थे, और क्या कहते, राजनीति में क्या था उनका योगदान, क्या कहाँ तक रहा। ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि इमामगंज विधानसभा में रामप्रीत भारती को टिकट मिलना चाहिए था, न कि दीपा मांझी को, क्योंकि आपने कम से कम, आपको पूरे विधानसभा के लोग जानता है, आप प्रखंड अध्यक्ष अभी भी हैं इमामगंज के, और इमामगंज एक हेडक्वार्टर है, जब हेडक्वार्टर के प्रखंड अध्यक्ष होता है उसको पूरा विधानसभा के लोग जानते हैं। लेकिन आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए था? रोशन मांझी जी को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए था आपके राजद के कार्यकर्ता। राजद के कार्यकर्ता तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति 20 साल से कार्य करता था, बीच में भैया सुनिए ना, साफ कहते हैं भैया, एक ही चीज़ है जो इन्होंने कहा कि फलाने सब कुछ, ये एक इल्ज़ाम फिर तुरंत जन स्वराज पे भी लगा दिए। तो हम तो बस साफ कहेंगे कि हमारे नेता जो हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि जनता के बीच में जिस आदमी का वोटिंग जो होगा उसी आधार पर हम जो है नेता का चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिगन पासवान जी के अलावा भी 3-4 उम्मीदवार थे, और सब लोग थे, और सब लोग आज हम लोग एक जगह, सब लोग थे, लेकिन जितने जो भी जनता वहाँ उपस्थित हुए उसके बीच में संख्या बल जिसके साथ रहा उस व्यक्ति को
टिकट मिल गया। रामप्रीत भाई, ये चुनाव, ये जनता के बीच में उम्मीदवार का चुनाव हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में हो रहा था। कहीं न कहीं एक व्यक्ति और उम्मीदवार थे, लेकिन भैया जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया तो इसमें जो है ये कम से कम नहीं हुआ ना कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ला करके उठा करके जो है इसे बेलागंज से जितेंद्र पासवान का मुंह पटक दिए कि ये होगा जाएगा जनसुराज का उम्मीदवार। बात कम से कम बोलने से पहले रामप्रीत भाई जानकारी रखना चाहिए, 1 मिनट जानकारी रखना चाहिए, और बगैर जानकारी के अभाव में कोई बात नहीं बोलना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप हमको बोले कि एक बार ये उपचुनाव है, सब सरकार के पक्ष में वोट कर दीजिए, नहीं तो रामप्रीत भारती जो है वो ये विरोध में खड़ा हो जाएगा। रामप्रीत भाई, हम तो एकदम 100% श्योर थे कि आपका नॉमिनेशन होगा विरोध में। अब पता नहीं क्या आप लोगों को अंत में हो जाता है यार कि आप लोग जो है से फिर देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, जो सीरियसली है। जैसे हम सुन लीजिए मेरी बात को, आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं ना, बीच में नहीं बोलते। हम जैसे आपको बताते हैं कि पता नहीं यहाँ हमारे क्षेत्रीय नेताओं को क्या हो जाता है। रामप्रीत भाई, आपसे मेरा इतना बढ़िया संबंध है, आपके यहाँ एक हमारी बहन पार्वती बहन भी हैं, उनसे भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। हम तो 100% श्योर थे कि इस बार जो है हम पार्टी से रामप्रीत जी या पार्वती बहन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार होंगे। लेकिन आप छोड़िए उम्मीदवार पर भी छोड़िए, आप रामप्रीत भाई एक चीज़ हमको बता दीजिए कि इस 9 साल में कोई एक सिंगल काम बता दीजिए आप माननीय का, एक सिंगल काम। राजा बांध देख लीजिए आप, जो आप सोचिए कितना गांव डुमरिया के जितना सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, सब गए, हम राजा बांध भी आपके गए, आपके अरे सुनिए ना, केवलडी वाला बांध भी हम गए, हम कहीं बैठे नहीं रहते। भवानी बाबू नहीं, अरे सुनिए बाबू, ये बताओ कि ये राजा बांध का योजना कब पास हुआ था? 15 के बाद कि 15 के पहले? और अगर हम सबूत दे दे के 14 का होता, 14 का उपास हुआ है। उस समय आपके नेता यहाँ नहीं थे। ये प्रोजेक्ट 14 का है। थोड़ा सा वीडियो को अब खत्म करेंगे। लास्ट में आप सबसे एक छोटा सवाल पूछेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप वरिष्ठ जी आपसे पूछेंगे कि जाते जाते जनता से क्या, जनता को क्या भरोसा दे दीजिएगा आप, या आपकी पार्टी ऐसा भरोसा दे सकती है कि जनता आपके तरफ रुख करे, आपको वोट दे सीधा कि हम ये करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे? 6 महीना में करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि यहाँ की जनता जो मन बनाई है कि हमारा घर का नेता, घर का बेटा ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। 6 महीना पहले से ये पूरे विधानसभा के जनता ने जो आवाज़ उठाई है, अगर उस पर विश्वास करके अगर वोट देती है तो निश्चित तौर पर उनका जो भी भावना होगा उसको कदर करके उस काम में लग जाएगा। और उस पर ये समय 25 का चुनाव आने से पहले निश्चित तौर पर उसका कार्य शुरुआत हो जाएगा। चलिए, हाँ, कि जनसुराज, आरजेडी और हम में नंबर 1 पर कौन है? अभी तो आप नहीं, एक सेकेंड पार्टी का नाम बताइए। सुनिए, भाषा की जहाँ तक सवाल है, हम चैनल पर बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई भी कहता है कि हमारा दही खट्टा है, नहीं कहता। सच तो ये है ना? आप ही बताइए, क्या हम बोल देंगे? हम सिर्फ जनता से अपील करेंगे कि अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो आप हमें वोट दीजिए। हम चुनाव जीत के आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। चलिए, आइए रामप्रीत, मेरा यही सवाल से पूछे थे आपसे, हुए मेरा आखिरी में क्या अपील करेंगे, और नंबर 1 पर कौन पार्टी और नंबर 2 पर कौन पार्टी, एक और बताते जाइए। हम तो यही कहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि भाई जो 9 महीना कार्यकलाप है वो आप सरकार के साथ रहे। और चूँकि 9 महीना में बहुत सारी चीज़ें, जो नए लोग जो आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद क्या होगा आप भली भांति आप लोग जनता लोग जान रहे होंगे। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नंबर 1 पर कौन? नंबर 1 पे हो, देखिए नंबर 1 तो जनता बतावेगी। अब ऐसे कहेंगे तो भाई चाचा बता ही दिए कि भाई कोई अपना दही खट्टा नहीं कह सकता। पिछली बात हम भी नहीं कहेंगे। हम नंबर 1, 1 नंबर हो सकता, 2 नंबर कोई होगा, भाई हो, भाई चाहे जनसुराज हो, चाहे तो फिर आप आरजेडी हो। आपसे भी लास्ट में जनता से क्या अपील कीजिए, और नंबर 1 और नंबर 2 जरूर बताइएगा। देखिए अनुराग भाई, हम आपको साफ तौर पे कह चुके हैं कि अभी जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अगर जो ये माहौल इसी तरह बरकरार रह जाएगा तो
ऊपर वाले की इच्छा होगी तो जन स्वराज का पहला खाता इमामगंज से ज़रूर खुलेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और दूसरी बात, जनता से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आपने राजा को 9 साल देखा, इस फ़कीर को जो है 9 महीने देख लीजिए। 9 साल बनाम जो है 9 महीने। मैं बस यही कहना चाहूँगा, किसी को आपने 9 साल दिया, बस हमारे उम्मीदवार को सिर्फ आप 9 महीना देकर देख लीजिए। जो 9 साल में नहीं हुआ, हमारे उम्मीदवार उस काम को 9 महीने में करने का प्रयास जरूर करेंगे। सर कुछ हो चाहे नहीं हो, सदन में हमारे क्षेत्र की बात को प्रमुखता से रखने का काम किया जाएगा। इमामगंज में कुछ हो चाहे नहीं हो, इमामगंज के हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हर हाल में की जाएगी। और इमामगंज में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए चाहे जैसे भी हो, इसके लिए माननीय हमारे गवर्नर साहब से मिलने की बात हो तो उनसे भी मिल करके इस बात को प्रमुखता से रखी जाएगी। और इमामगंज विधानसभा में जल संरक्षण की व्यवस्था की बात प्रमुखता से रखी जाएगी। और इसके लिए जितनी, जैसे रेलवे लाइन के लिए लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, उसमें हमारे एक और गठबंधन के हमारे बड़े भाई भी थे, उस लड़ाई में हम लोग भी थे। उसी तरह से जल संरक्षण की व्यवस्था के लिए एक लंबी आंदोलन होगी और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर जो हमारे नेता सदन में पहुंचते हैं तो। धन्यवाद। अब हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी थोड़ा सा पूछना है कि अभी तक जितना डिबेट आप लोगों ने सुना, आपने सुना, सारा डिबेट सुना, कुछ सवाल आपने भी सुना, आपको क्या लगता है, क्या माहौल लगता है? देखिए, यहाँ पर जो माहौल है वो तो जनता के बीच साफ तौर से देखा जा रहा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और हम बताएंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर जो भी पुरानी 2 पार्टियाँ हैं, जन स्वराज के बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जन स्वराज का पहला चुनाव है इस क्षेत्र से। लेकिन जो भी 2 पुरानी पार्टियां हैं, ये लोग अपना जो नहीं किए हैं उसको भी गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं बस।